नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछली 3 क्लासेस से हम प्रोटीन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज ये प्रोटीन के संबंध में आखिरी क्लास होने वाली है। आज की इस क्लास में हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के संबंध में चर्चा करेंगे कि प्रोटीन के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे ब्रेक डाउन होते हैं, ब्रेक डाउन होने की प्रोसेस क्या बोलते हैं, बनने की प्रोसेस क्या बोलते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। हम स्ट्रक्चर में जाने के पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एग्जैक्टली प्रोटीन क्या था। वैसे मैंने इस बात को आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है, जब प्रोटीन के इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी, इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी, तभी मैंने इसको समझा दिया था। बस मैं अभी एक आपको क्या करवा रहा हूँ, एक रिवाइज करवा रहा हूँ, समझ लीजिए, है ना। यहाँ पे अभी मूल उद्देश्य नए तरीके से पढ़ाने का नहीं है, समझाने का नहीं है, रिवाइज करवाने का है, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी साथ में मिलकर के पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रोटीन्स आर दी मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। ठीक है, इस बात को हमने ऑलरेडी समझा हुआ है कि ऐसा क्यों होता है कि प्रोटीन सबसे एबंडेंट मॉलिक्यूल क्यों है लिविंग सिस्टम का। उसका इन्वॉल्वमेंट हमारे शरीर में कहाँ-कहाँ पे स्ट्रक्चरल तौर पे, उसका इन्वॉल्वमेंट हमारे शरीर में कहाँ-कहाँ पे फंक्शनल तौर पे, इस बात को हमने प्रोटीन के क्लासिफिकेशन में समझा हुआ था। वहीं से बात तय हो जाती है कि यह मोस्ट एबंडेंट क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, दे कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द सेलुलर ड्राई वेट। यह हमारे कुल बॉडी वेट का, एक सेल के टोटल ड्राई वेट का कितना होता है, 50%। तो हमारे बॉडी वेट का भी कितना हो गया अपने आप, ये ड्राई बॉडी वेट का अपने आप 50% हो गया। ठीक है, किसका, ड्राई बॉडी वेट का 50% होता है। इस बात को ध्यान में रखना, नंबर ध्यान में रखना, 50%। ठीक है, दे कंस्टिट्यूट द फंडामेंटल बेस ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ द लाइफ। ये बात मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाई हुई है पिछली 3 क्लासेस में, कि यह किस तरीके से फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है हमारे शरीर को संचालित करने में, है ना। हमारे शरीर को संचालित करने में यह किस प्रकार से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल प्ले करता है, इस बात को हमने बहुत डिटेल में ऑलरेडी समझा हुआ है। अभी हम उसमें नहीं जाने वाले हैं। इन 1839 डच केमिस्ट जीजे मल्डर was first to describe about proteins। ये बात हमने फर्स्ट दिन की क्लास में समझी हुई थी जीजे मल्डर के बारे में, ना। तो जीजे मल्डर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया था, एक, और दूसरा प्रोटीन को डिस्क्राइब किया था। ये किसने किया, जीजे मल्डर ने किया। कब किया, 1839 में किया था। ठीक है, द टर्म प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियोसिस मीनिंग फर्स्ट प्लेस। ये बात भी हमने पिछली क्लास में समझी हुई थी, है ना। यह जो प्रोटीन शब्द है वह एक ग्रीक शब्द से निकल करके आती है, रोमन टर्म से निकल करके आती है, जिसका नाम होता है प्रोटियोसिस। और प्रोटियोसिस का एग्जैक्ट मीनिंग होता है फर्स्ट प्लेस। और प्रोटीन का भी हमारे शरीर में क्या है, पहला स्थान है हर चीज में, फंक्शन में भी, ठीक है, स्ट्रक्चर में भी। तभी तो वह क्या है, हमारे शरीर के बॉडी वेट के, ड्राई बॉडी वेट के 50% योगदान रखता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी जो प्रोटीन है यह एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। यह क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, यह एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। ये क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, जो किस नेचर का है, नाइट्रोजनस नेचर का है। किस नेचर का है, यह नाइट्रोजनस नेचर का एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। किससे मिलकर के बना है, मैक्रो है तो भाई किसी से मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना, अमाइनो एसिड से मिलकर के बना हुआ है। ये बात हमने समझी हुई थी। ठीक है, बस ये भूमिका क्यों बना रहे हैं अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, अब हमने कहा कि अमाइनो एसिड से मिलकर के बनता है, तो सबसे पहले आता है कि भाई अमाइनो एसिड क्या है। तो अमाइनो एसिड आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 फंक्शनल ग्रुप, दैट इज अमाइनो एंड कार्बोक्सिल, है ना। ये क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक अमाइनो ग्रुप होता है ना, एक क्या होता है, अमाइनो ग्रुप होता है, एक क्या होता है, अमाइनो ग्रुप होता है, और दूसरा क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ना। दूसरा क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ रही है। तो एक अमाइनो ग्रुप, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप। ये अमाइनो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है NH2, है ना। एग्जैक्टली यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, दैट मींस कि 2 ही है ऑलरेडी, बैलेंस हमने बैलेंस कर दिए। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, COO, यहाँ पे है ना एनोड लगा हुआ, तो वो ऑलरेडी क्या है, उससे बैलेंस हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो अमाइनो एसिड 2 फंक्शनल ग्रुप से मिलकर के मदद से बनता है। एक अमाइनो ग्रुप होता है
और दूसरा होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अमाइनो ग्रुप को हम यहाँ पे NH2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप को हम COO से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप दैट मींस कि एसिडिक ग्रुप है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम, एसिडिक ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। देयर आर अबाउट 300 अमाइनो एसिड्स अकर इन द नेचर, ओनली 20 ऑफ देम अकर इन द प्रोटीन्स, ठीक है। इस प्रकृति में लगभग 300 प्रकार के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन मात्र 20 अमाइनो एसिड ही हैं जो हमारे लिए क्या है, आवश्यक है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। और वही 20 अमाइनो एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन के फॉर्मेशन में योगदान देते हैं, ठीक है। हमारे शरीर के लिए, मनुष्य के शरीर के लिए 20 अमाइनो एसिड क्या है, आवश्यक है, वही शरीर के फॉर्मेशन में, प्रोटीन के फॉर्मेशन में योगदान देते हैं, ठीक है। अब ये जो 20 अमाइनो एसिड होते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक इसेंशियल अमाइनो एसिड, दूसरे नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। ये भी पिछली क्लास में समझाया हुआ था। इसेंशियल वो चीज होती है जो मेरे पास नहीं होती है, नॉन इसेंशियल वो चीज होती है जो मेरे पास ऑलरेडी है। यदि मेरा शरीर कुछ अमाइनो एसिड को बना रहा है तो मुझे उनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यदि मुझे उनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो मैं उनको कह देता हूं कि तुम नॉन इसेंशियल हो, मेरे लिए क्या हो, तुम नॉन इसेंशियल हो। ऐसे कितने हैं, 11 हैं। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड की संख्या कितनी है, 11 है। कौन कौन से, एलेनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोटीन, सेरिन, टायरोसिन और आर्जिनिन, ठीक है। सीक्वेंसिंग बनाकर के याद करोगे तो बड़ा आसान है याद करना, ठीक है। यदि आप देखें सिंपल सा कि ए नाम से जितने भी अमाइनो एसिड है वो सब नॉन इसेंशियल में आएंगे, जी नाम के जितने भी अमाइनो एसिड हैं वो सब नॉन इसेंशियल में आएंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए एलेनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, आर्जिनिन ये नॉन इसेंशियल में है। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन ये भी नॉन इसेंशियल में है। इसके अलावा बचा क्या, इसके अलावा बचा सिस्टीन, प्रोलिन और टायरोसिन, ठीक है। सिस्टीन, प्रोलिन, सेरिन और टायरोसिन, ठीक है। तो ये नॉन इसेंशियल में है। कितने हैं, 11 हैं। ये हमारे शरीर में क्या होते हैं, बनते हैं, हमको इनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे होते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड, ये कितने हैं, 9 हैं, ठीक है। या हमारे शरीर में रिक्वायर्ड क्वांटिटी में जितनी आवश्यक मात्रा है उतना नहीं बनते हैं, तो हमको बाहर से डाइट के माध्यम से लेना पड़ता है ना, पोषण के माध्यम से, न्यूट्रिशन के माध्यम से क्या है, लेना पड़ता है। क्या क्या होते हैं इसमें, तो इसमें टोटल 9 आते हैं। कौन कौन से, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइलैलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, ठीक है। यदि आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ सीरीज दिखाई देंगी याद रखने के लिए। जैसे एक क्या है, एल की सीरीज है, ल्यूसिन, लाइसिन और आइसोल्यूसिन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक टी की सीरीज है, उसमें थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन है ना, ये इस प्रकार के आ जाएंगे। इसके अलावा क्या है, वैलिन, फिलारिन, फिनाइलैलानिन, मेथियोनिन और हिस्टिडीन, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, 11 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं। टोटल 20 अमाइनो एसिड क्या है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। यही 20 अमाइनो एसिड क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब आता है व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। ये बस यहाँ पे एक समझने के लिए है, समराइजेशन के लिए है। देखो अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ लिया है, प्रोटीन भी पढ़ लिया है, लिपिड हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है, बेसिक फॉर्मेशन यूनिट एग्जैक्टली है ना, वो क्या है, ग्लूकोज है। मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट बड़ा से बड़ा किससे मिलकर बनेगा, ग्लूकोज से मिलकर के बनेगा, है ना। ग्लूकोज यूनिट आपस में क्या है, जुड़ती जाती है, किसकी मदद से, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये क्या है, यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, पढ़ाया हुआ है पिछली क्लास में। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की मदद से मिलती जाती हैं और क्या करती जाती हैं, एक बड़ा स्ट्रक्चर बना देती है, मैक्रो मॉलिक्यूल बनाती हैं। दूसरा आता है आपका लिपिड। लिपिड एग्जैक्टली फैटी एसिड की चेन होती है, जो यूं कहें कि किसमें ट्राइग्लिसराइड आपस में क्या होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। क्या जुड़ते जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स आपस में जुड़ते जाते हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स जो आपस में जुड़ते जाते हैं वो क्या बना लेते हैं, हमारे फैटी एसिड लिपिड बनाते हैं, ठीक है। तीसरा आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट है वो अमाइनो एसिड, जो भी हमने समझा, ये अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते चले जाते हैं, किसकी मदद से, यहाँ पे एक बॉन्ड है ना, कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से ढेर सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते चले जाते हैं और क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो ये एक मेजर स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। या तो बॉन्डिंग के लेवल पे डिफरेंस है ना, बंध जो बन रहा है उसके लेवल पे डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस आ जाता है कि उनकी बेसिक यूनिट क्या है, जैसे प्रोटीन की अमाइनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, लिपिड की फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आता है स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन, है ना। अभी हमको क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन पढ़ना है कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, क्या बनते हैं।
ठीक है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़ने के पहले, डायरेक्ट उसमें जाने के पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि यह पूरी कहानी चालू कहां से होती, तब तो हम आगे उसमें अगले चरण में जा पाएंगे ना दोस्त, है ना। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कहानी चालू कहां से होती है। ये कहानी चालू होती है पेप्टाइड से, लेकिन दरअसल ये पेप्टाइड बनने के पहले भी एक कहानी और होती है ना, एक कहानी और होती है, वो होती है पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड हम पढ़ेंगे, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड किसकी मदद से होगा, सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से होगा, ठीक है। तो इसको हम एक सीक्वेंस में पहले समझते चलते हैं। सबसे पहले आता है पेप्टाइड। तो peptides are formed when two or more amino acids are linked together through a condensation reaction resulting in the formation of peptide bond, ठीक है। बेसिक बात समझ में आई कि हमने क्या कर दिया, कंडेंसेशन रिएक्शन के माध्यम से, किससे, संघनन अभिक्रिया के माध्यम से दो या दो से अधिक अमीनो एसिड को आपस में जोड़ दिया। दो या दो से अधिक अमीनो एसिड आपस में सिर्फ और सिर्फ, है ना, सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से ही जुड़ते हैं, उसके अलावा जुड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यदि दो या दो से अधिक अमीनो एसिड के बीच में हम कंडेंसेशन रिएक्शन करवाएं, है ना, उनको कंडेंसेट करवाएं, यदि संघनित करवाएं, तो वह आपस में क्या हो जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। और जो रिजल्टेंट रहेगा, जो बन करके निकलेगा, उसको अब हम अमीनो एसिड नहीं बोलेंगे, उसको अभी हम प्रोटीन नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। जब दो या दो से अधिक अमीनो एसिड संघनन प्रक्रिया के माध्यम से, कंडेंसेशन रिएक्शन के माध्यम से आपस में बॉन्ड बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, तो जो रिजल्टेंट रहता है, जो रिजल्टेंट रहता है, जो परिणाम में मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ की बात। अब ये पेप्टाइड एग्जैक्टली पूरा बनता कैसे, इसकी पूरी प्रोसेस क्या है, उसको समझते हैं, ठीक है। तो पेप्टाइड्स आर फॉर्म थ्रू द कंडेंसेशन रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हमारे लिए यही है सबसे पहले, है ना, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कि पेप्टाइड्स कैसे बनते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन के माध्यम से बनते हैं। कैसे बनते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन की मदद से बनते हैं, ठीक है। जहां पर होता क्या है, दो या दो से अधिक अमीनो एसिड क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं बाय एलिमिनेटिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब वापस से कि जब दो या दो से अधिक अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो मॉलिक्यूल का, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मॉलिक्यूल क्या हुआ, बाहर निकल गया, क्या बन जाएगा, एक्जेक्टली H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O बनेगा। और जब ये H2O यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ क्या कर लेगा, बॉन्डिंग बना लेगा, और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे दोस्त, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। बात समझ रहे हो, ठीक है। द अमीनो एसिड्स इन्वॉल्वड इन दिस रिएक्शन में बी सेम और डिफरेंट। अब वापस से हम कहते हैं कि यहाँ पे जो अमीनो एसिड है और यहाँ पे जो अमीनो एसिड है, यह दोनों सेम भी हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट तो होंगे ही, सेम भी हो सकते हैं। बोले साहब कैसे, मान लो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एलानिन अमीनो एसिड है। कौन सा है, एलानिन अमीनो एसिड है, और यहाँ पर भी वही एलानिन ही है, दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है, ये सेम हो गया। यहाँ पे क्या है, फिनाइल एलानिन है, और यहाँ पे क्या है, वेलिन है। कौन सा, वेलिन है। ये दोनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स कि प्रोटीन किस प्रकार का बनने वाला है। बात समझ में आ रही है, प्रोटीन कैसा बनने वाला है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये कैसे बना, कंडेंसेशन रिएक्शन से क्या हुआ, दो या दो से अधिक अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए, क्या बाहर एलिमिनेट हुआ, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ। अब आता है कंडेंसेशन रिएक्शन हुई कैसे, है ना। सबसे पहले आता है अब कंडेंसेशन रिएक्शन हुई कैसे। तो द रिएक्शन अकर्स बिटवीन द कार्बोक्सिल ग्रुप of amino acid and amino group of the another amino acid। अब वापस पीछे चलो, तुमको मैंने क्लास में क्यों बताया था कि अमाइनो एसिड दो ग्रुप से मिलकर के बनता है। कौन कौन से, अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप। कौन सा, अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, समझो। यहां पर क्या है, एक अमीनो एसिड है ना, इधर का हिस्सा ये एक अमीनो एसिड का हो गया, इधर का हिस्सा ये दूसरे अमीनो एसिड का हो गया। इस अमीनो एसिड का ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, और इस अमीनो एसिड का ये अमीनो ग्रुप है। इस पहले वाले अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप इधर है, और इस दूसरे वाले दूसरे वाले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप इधर है, ठीक है। अब देखो, इस पहले वाले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे वाले अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, जिसके कारण ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। सॉरी, ये जो H2O है वो बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। ये बॉन्ड कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और ये जो पूरा प्रोडक्ट बनेगा बॉन्ड बनने के बाद, इसको हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम पेप्टाइड बोलेंगे। बात समझ में आई।
ठीक है। तो द रिएक्शन बिटवीन अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड है ना अकर्स, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो जाती है। अब जब रिएक्शन हो गई तो बनेगा क्या, तो एक अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बना, पेप्टाइड बना। अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बना, पेप्टाइड बना। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन देखो, यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है NH, है ना, ये OH तो बाहर निकल गया ना, तो C डबल बॉन्ड ONH, CONH, एग्जैक्टली हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, CONH। क्या बन गया यहाँ पर, ये बना अमाइन बॉन्ड बना, किसके बीच में, CONH के बीच में। इस अमाइन बॉन्ड को, अमाइड बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। इसी अमाइड बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी, ठीक है। द प्रोसेस रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड। अब समझो वापस से कि यहां पर एक क्या निकल गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक हाइड्रोजन एटम, ये टोटल क्या बन गया, H2O बन गया। मतलब एक H2O मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से ये दो अमाइनो एसिड आगे चल करके दो और अमाइनो एसिड क्या हो जाए, जुड़ जाए, आगे चल करके दो और जुड़ जाए, आगे चल करके दो और जुड़ जाए। तो हर दो जुड़ने वाले अमाइनो एसिड से क्या निकलता रहेगा, एक एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता रहेगा, ठीक है। जहां पर भी एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा वहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये तुमने क्या बनाया, पेप्टाइड बनाया। क्या बनाया, पेप्टाइड बनाया। मेरे ख्याल से ये रिएक्शन क्लियर हुई होगी, ठीक है। ये यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि H2O निकल गया, रेसिड्यू में क्या बचा, तो एक अमाइनो एसिड रेसिड्यू ये बचा, एक अमाइनो एसिड रेसिड्यू ये बचा, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। और यहाँ पे क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, कौन सा, CONH बॉन्ड बन गया। ये रहा CONH बॉन्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, अमाइड लिंकेज कहते हैं, लेकिन बॉन्ड का नाम क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी बताई हुई है। जैसे मैंने कहा था कि दो सेम हो सकते हैं, जैसे एलानिन और एलानिन, फिर कहा था कि दो डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डिफरेंट का उदाहरण है, जैसे एक ये क्या है, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है, दूसरा क्या है, एलानिन अमाइनो एसिड है। ग्लाइसिन और एलानिन अमाइनो एसिड के बीच में रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन कैसे होगी, तो ये OH यहाँ पे जो है ये बाहर निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। इसको इस तरीके से विजुलाइज करो, है ना, विजुलाइज करो। ये H है और ये यहाँ पे H है, अब भी NH2 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों बाहर निकल जाएंगे। ये क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये NH और ये CO के बीच में क्या हो जाएगी, अमाइड बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ये पूरा का पूरा जो बनेगा इसको हम क्या बोल देंगे, अब पेप्टाइड बोल देंगे, जो कि यहाँ पे बना हुआ है। और ये क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया CONH के बीच में। यहाँ पर भी क्या था आपका CO, यहाँ पे क्या बचा था, NH बचा था, ठीक है। तो CONH के बीच में क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ठीक है। यहाँ तक की बात। अब आता है कि तुमको मजा नहीं आ रहा है ना, तुमको क्या नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। तुमने क्या कर दिया, उस पेप्टाइड बॉन्ड की हाइड्रोलाइसिस करवा दी, है ना, उस पेप्टाइड बॉन्ड की क्या करवा दी, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो नाम क्या है, हाइड्रो। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। लाइसिस का मतलब क्या होता है, तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, है ना। किसी मैक्रो मॉलिक्यूल क्या कर दो, तोड़ दो, बड़े मॉलिक्यूल क्या कर दो, तोड़ दो, लाइसिस हो गई। लेकिन लाइसिस की प्रोसेस जो कई प्रकार से हो सकती है। मैं यहाँ पे किस तरीके से करवा रहा हूँ, हाइड्रो वाली करवा रहा हूँ, मतलब जल अपचयन। इसको क्या कह सकते हैं हम हिंदी में, जल अपचयन। जल की उपस्थिति में क्या करवाना, अपघटन करवाना, ठीक है। अब तुम किसकी उपस्थिति में करवा रहे हो, जल की उपस्थिति में अपघटन करवा रहे हो, किस चीज का, पेप्टाइड का। तो वापस से समझो, है ना, वापस समझो कि ये क्या था, एक पेप्टाइड था, जिसके बीच में क्या रहा होगा, पेप्टाइड बॉन्ड रहा होगा। जैसे कि ये एक पेप्टाइड है, ये एक क्या है, पेप्टाइड है, और यहां पर क्या बना हुआ है, पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है। अब मैं क्या करवा रहा हूं, है ना, अब मैं क्या करवा रहा हूं, इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा रहा हूं। इसकी हाइड्रोलाइसिस जब करवाऊंगा तो यह यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा, क्योंकि पानी में तो करवा रहा हूं, तो पानी में से हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। इसके बाद ये अमाइनो एसिड अलग हो जाएगा और ये अमाइनो एसिड अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो गया, क्योंकि इनके बीच में वैलेंसी क्या हो गई, 0 हो गई। इनके बीच में जो जुड़ने के लिए वैलेंसी होनी चाहिए थी, वो क्या हो गई, 0 हो गई। क्यों 0 हो गई, क्योंकि इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो कमी थी वो मैंने पानी में इसको रिएक्शन करवा के दे दिया। इसके पास हाइड्रोजन ग्रुप की जो कमी थी वो भी मैंने दे दिया पानी में रिएक्शन करवा के। इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण पेप्टाइड बॉन्ड टूट गया और दोनों अमाइनो एसिड क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। दोनों अमाइनो एसिड क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए, ठीक है।
तो पेप्टाइड बॉन्ड्स कैन बी ब्रेक डाउन बाय हाइड्रोलाइसिस, है ना, ये हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया से तोड़े जा सकते हैं। या तो हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया एसिड या बेस की मदद से करवाओ या फिर एंजाइम की मदद से करवाओ। हाइड्रोलाइसिस का परिणाम क्या होगा, आपको ओरिजिनल अमाइनो एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, ओरिजिनल आपका अमाइनो एसिड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये उसका एग्जैक्टली क्या रहता है, परिणाम रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। मेरे ख्याल से यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये वहीं पे हाइड्रोलाइसिस का दिखाया हुआ है। मान लो यहाँ पे क्या था, एक ऑलरेडी पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ था, है ना। अब हमने कहा, मान लो ये दो अमाइनो एसिड थे, है ना, ये दो क्या थे, अमाइनो एसिड थे। हमने क्या करना है, पहले पेप्टाइड बनाना है, बाद में तोड़ते हैं, चलो ठीक है। हमने क्या करना है, पहले पेप्टाइड बनाना है। तो हमने पेप्टाइड बनाया, तो यहां से क्या हुआ, H2O बाहर निकल गया और ये पेप्टाइड बन गया। अब हमने कहा कि हमारे पास पेप्टाइड आ गया है, हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस करवाई तो हमने क्या किया, इसमें पानी डाल दिया, पानी में डाल दिया इसको। इससे क्या हुआ, ये अमाइनो एसिड अलग हो गया, ये अमाइनो एसिड अलग हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रक्रिया चलती है। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ द पेप्टाइड्स, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ द पेप्टाइड्स कैसे हो सकते हैं कि द अमाइनो एसिड दैट फॉर्म्स अ पेप्टाइड आर कॉल्ड अमाइनो एसिड रेसिड्यूज, है ना। यहाँ पे लिखा भी हुआ था, ये देखो, अमाइनो एसिड रेसिड्यू। दो अमाइनो एसिड्यू मिलकर के, रेसिड्यू मिलकर क्या बना रहे हैं, डाई पेप्टाइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, डाई पेप्टाइड बना रहे हैं। डाई पेप्टाइड क्या होता है, ट्राई पेप्टाइड क्या होता है, इसी क्लास में आगे समझने वाले हैं। बट अभी के लिए यदि सिर्फ दो अमाइनो एसिड क्या मिलकर के पेप्टाइड बनाएंगे तो उसको डाई बोलेंगे। यदि तीन अमाइनो एसिड मिलकर के पेप्टाइड बनाते हैं उसको ट्राई पेप्टाइड बोलते हैं। यदि चार अमाइनो एसिड मिलकर के पेप्टाइड बनाते हैं तो उसको टेट्रा पेप्टाइड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से प्रक्रिया क्या है, चलती रहती है। ठीक, तो हमने यहाँ पर भी वही बात अभी समझी कि द अमाइनो एसिड दैट फॉर्म पेप्टाइड आर कॉल्ड अमाइनो एसिड रेसिड्यू। अमाइनो एसिड रेसिड्यू क्या होता है, अमाइनो एसिड रेसिड्यू वह होता है जिसमें से एक अमाइनो एसिड में से कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड में से जो अमाइनो ग्रुप है वो क्या हो जाए, निकल जाए, वो क्या हो जाए, निकल जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाइड्रोजन अमाइनो ग्रुप से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, और कार्बोक्सिल ग्रुप से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोक्सिल निकल जाएगा। ये बात पीछे हमने समझाई हुई थी आपको, है ना। जैसे यहाँ पर कि यहाँ से क्या हुआ, अमाइनो ग्रुप से, एक अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल गया और एक अमाइनो ग्रुप से क्या निकल गया, हाइड्रोजन एटम निकल गया। ठीक है, और जो बचा उसको हमने क्या बोल दिया, अमाइनो एसिड रेसिड्यू बोल दिया। ठीक, यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से ये ध्यान में रखना है। और वो डिपेंडिंग ऑन इट्स पोजीशन इन द चेन। ठीक, यहाँ तक की बात ध्यान में रखनी है आपको। अब आता है टाइप्स ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड्स डिपेंडिंग ऑन द लेंथ, कि भाई यदि दो अमाइनो एसिड रेसिड्यू मिले हुए हैं तो हम उसको डाइपेप्टाइड बोलेंगे। यदि तीन अमाइनो एसिड मिलकर के रेसिड्यू मिलकर के पेप्टाइड बनाते हैं उसको ट्राइपेप्टाइड बोलेंगे। यदि चार अमाइनो एसिड रेसिड्यू मिलकर के पेप्टाइड बनाते हैं उसको टेट्रापेप्टाइड बोलेंगे। यदि चार से ज्यादा हो रहे हैं और लगभग 10 तक हो रहे हैं, चार से ज्यादा हो रहे हैं पर 10 तक हो रहे हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे, ऑलिगोपेप्टाइड बोलेंगे। और 10 से ज्यादा जा रहे हैं तब उसको क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। इसी प्रकार का डिवीजन मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट की क्लासेस में भी पढ़ाया हुआ था। ठीक है, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुई होगी। ठीक, अब ये पेप्टाइड चेन है ना, एक सिंगल अमाइनो एसिड यहाँ पे दिख रहा है। इसका महत्व क्या है कि ये दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हैं डाइपेप्टाइड है, तीन जुड़ जाए तो ट्राई है, चार जुड़ जाए तो टेट्रा है। ठीक है, और 10 से ज्यादा जुड़ जाए तो पॉली है, 10 तक जुड़े रहे तो ये क्या है, ऑलिगो है। ठीक है, ये बात हमने पीछे समझ ली। अब आता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ये पीछे पढ़ा दिया है। अब यहाँ पे मैं इसको स्किप करूंगा, है ना, यहाँ पे मैं पूरा का पूरा स्किप करूंगा, पीछे मैंने इसको आपको पढ़ा दिया। ठीक, पेप्टाइड बॉन्ड पूरा पीछे आपको समझा दिया है, यहाँ पे मैं अभी उसको डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, रिएक्शन वगैरह सबको समझा दिया, H2O कैसे निकलेगा आदि आदि, अपघटन क्रिया कैसे होगी वो भी पूरा समझा दिया था। ठीक है, अब आता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन। तो पेप्टाइड बॉन्ड्स लिंक अमाइनो एसिड टुगेदर फॉर्मिंग पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स। ये बात पीछे समझ ली थी कि भाई पेप्टाइड बॉन्ड का महत्व क्या है। तो पेप्टाइड बॉन्ड दो या दो से अधिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू को आपस में जोड़ करके पॉलीपेप्टाइड बनाता है अथवा प्रोटीन बनाता है। अल्टीमेटली क्या बनना है भाई, पॉलीपेप्टाइड से भी अल्टीमेटली क्या बनेगा, प्रोटीन ही बनना है। मतलब सीधी बात कह सकते हो, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो वही उसका क्या है, महत्व है, ज्यादा आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है मैंने पीछे आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है इस स्ट्रक्चर का, कि ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। इस एक अमाइनो एसिड का यहाँ पर एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, इस दूसरे अमाइनो एसिड का यहाँ पे क्या है, अमाइनो ग्रुप है।
ये जो जिसका कार्बोक्सिल ग्रुप मैं बता रहा हूं इस अमाइनो एसिड का, उसका अमाइनो ग्रुप इधर है, और जिसका अमाइनो ग्रुप मैं बता रहा हूं दूसरे वाले का, उसका कार्बोक्सिल ग्रुप इधर है। ठीक है, बट इसका ये कार्बोक्सिल ग्रुप और इसका ये अमीनो ग्रुप अभी हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे काम का क्या है यहाँ पर, इसका कार्बोक्सिल ग्रुप और इसका अमाइनो ग्रुप। इसके कार्बोक्सिल ग्रुप में से क्या हुआ, OH बाहर निकल जाएगा, इसके अमाइनो ग्रुप में से क्या निकल जाएगा, H बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से H2O बाहर निकला टोटल, और क्या बन गया हमको, ये एक पेप्टाइड बन गया, जिसमें यहां पर क्या बना, पॉलीपेप्टाइड बना। किसके बीच में, COONH के बीच में, किसके बीच में, CONH के बीच में क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। इसको हम क्या बोलते हैं, एमाइड लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, एमाइड लिंकेज के नाम से भी जानते हैं। यहां तक की बात आपको ध्यान में रखनी है। बात समझ में आई। अब मैंने कहा ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये हमारे किसी काम का नहीं, लेकिन क्या कभी भी किसी काम का नहीं है, कभी ना कभी तो होगा। बोले कब हो सकता है, तो ये तो डाइपेप्टाइड है, मैं कहता हूं ट्राइपेप्टाइड हो जाए। जब ट्राइपेप्टाइड हो जाएगा तो ये वाला CO काम आ जाएगा किसके, इधर जो एक आके अमाइनो एसिड जुड़ेगा उसके, तो इसका CEO इधर वाले अमाइनो एसिड का NH2 के साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, और ये वाला काम में आ जाएगा। इधर वाला कब काम में आएगा, जब इधर पे एक अमाइनो एसिड आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे डाई से ट्राई टेट्रा पेंटा पॉली होता जाएगा, वैसे वैसे ये सब यूज होते चले जाते हैं। ठीक है, यहां तक की बात मेरे ख्याल से ये मैंने आपको पीछे समझा दिया था, पूरा का पूरा चेन कैसे काम करती है। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, हायरार्किकल कंपाउंड है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर रखता है, हायरार्की एक बनती है। इसके आधार पे प्रोटीन के 4 प्रकार के स्ट्रक्चर निकल करके आते हैं। कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। ठीक है, ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, यह उनके शेप के आधार पे बनाए गए हैं। ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर बनते हैं, इनको हमको डिटेल में क्या है समझना है। लेकिन उसमें जाने के पहले एक बेसिक पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पर्सपेक्टिव में काम में आ सकता है, कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो बनते हैं जिसमें अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते चले जाएंगे, उनकी जानकारी हमको कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से मिलती है, जबकि सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी की हमको क्या है, वीक फोर्सेस वाले बॉन्ड की मदद से क्या है मिलती है। बस फैक्चुअल डेटा है, ध्यान में रखना है। इसको हमको समझने के लिए अगली स्लाइड्स में जाना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, है ना। सबसे पहले क्या आता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। बस एक ही पॉइंट ध्यान में रखना है आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर में। क्या पॉइंट है कि दीज आर द लीनियर सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन क्या है कि लीनियर सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड्स। लीनियर मतलब क्या होता है, एक रेखीय, कोई ब्रांचिंग नहीं होगी उसमें, कोई ब्रांचिंग नहीं होगी उसमें। दिखाई दे रहा है, यहां पे क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर का एक वो दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है यहां से चला 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 चला, कहीं पर भी क्या कोई आपको ब्रांच टूटी हुई दिखाई दी, कोई ब्रांचिंग नहीं है। यहां पे हमको ये स्पाइरल फॉर्म में इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहां पर इस डायग्राम को बनाने के लिए स्कोप नहीं था, लेकिन ये सीधा सीधा भी हो सकता है। एक तरीके से अभी भी सीधा सीधा ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक यहाँ पे 2 अमाइनो एसिड किसकी मदद से जुड़े हुए हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए हैं। ये जो चेन है कितनी भी बड़ी हो सकती है, लेकिन हमेशा कैसी रहेगी, लीनियर, एक रेखी रहेगी। कैसी रहेगी, एक रेखी रहेगी। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, लाइसिन, वैलिन, फिनाइलएलानिन, ग्लाइसिन, आर्जिनिन, सिस्टीन, ग्लूटामाइन, है ना, ल्यूसीन, एलानिन, है ना, मेथियोनिन, ये ढेर सारे क्या है अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से। बात समझ में आ रही है। और आखिरी में क्या हुआ, आखिरी में यहाँ पर NH2 ग्रुप खाली है, और आखिरी में यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप खाली है। क्यों, क्योंकि इससे जुड़ने के लिए कोई नहीं है, इधर इससे जुड़ने के लिए कोई नहीं है। ठीक, बात समझ में आई। तो इस अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप खाली है, और इस अमाइनो एसिड का क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप खाली है। लेकिन इसका NH2 खाली नहीं है, और इसका क्या नहीं खाली है, कार्बोक्सिल ग्रुप खाली नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका कार्बोक्सिल इससे जुड़ा हुआ है, और इसका NH2 इससे जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, वापस से कि हमने कहा कि ये लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है, जिसमें ढेर सारी चेन आपस में जुड़ती चली जाती हैं। इस पूरी लीनियर सीक्वेंसिंग में किस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो हमने पीछे की क्लास में समझा हुआ था। फॉर एग्जांपल, यदि आपको एग्जांपल के तौर पे ध्यान रखना है कि एलानिन, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन और सेरिन। लेकिन ये जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया वो सीक्वेंस कितना भी लंबा हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये हमने सीक्वेंस की लंबाई देखी है कि इसमें लगभग कम से कम 50 के आसपास के अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हमने 4 में ही एग्जांपल आपको कवर किया।
मेरे ख्याल से यहां तक की बात आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड को लेकर के दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक जो है वो ये है कि हम इसको कैसे पता करते हैं, तो हम इसको पता करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से, है ना। पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे जो बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि लीनियर सीक्वेंस होता है, ठीक है। अब दूसरा स्ट्रक्चर आता है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, रिफर्स टू द लोकल फोल्डिंग पैटर्न। यहां पे क्या हो रहा है, फोल्डिंग हो रही है। फोल्डिंग किसकी हो रही है, पॉलीपेप्टाइड चेन की। किसकी कारण से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से पॉलीपेप्टाइड चेन की क्या होने लग जाती है, लोकल फोल्डिंग होने लग जाती है। तब हम इस प्रकार की फोल्डिंग को, है ना, तब हम इस प्रकार की फोल्डिंग को क्या कहते हैं, तब हम इस प्रकार की फोल्डिंग को सेकेंडरी स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आर, है ना। अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनते हैं उनमें सबसे कॉमन वाले कौन से हैं, तो एक अल्फा हेलिक्स है, दूसरा बीटा सीट है, तीसरा क्या होता है, रैंडम कॉइल होता है, ठीक है। क्या एग्जांपल हो सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के प्रैक्टिकल तौर पे, एक केराटिन होता है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, दूसरा क्या होता है सिल्क फाइब्रोइन होता है जो कि क्या करता है बीटा प्लेटेड शीट फॉर्म करता है, ठीक है। केराटिन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है वो अल्फा हेलिक्स का फॉर्म बनाता है, सिल्क फाइब्रोइन बीटा प्लेटेड शीट का बनाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मात्र दो लोकल फोल्डिंग पैटर्न रहेगा सॉरी लोकल फोल्डिंग पैटर्न रहेगा। किसकी वजह से रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से रहेगा। कितने प्रकार के स्ट्रक्चर होंगे सेकेंडरी में, तीन प्रकार के, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट और तीसरा रैंडम कॉइल। एग्जांपल केराटिन और सिल्क फाइब्रोइन, ठीक है। ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। ये बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर हो गया, जैसे कि सिल्क फाइब्रोइन बना रहा था। ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हो गया जो कौन बना रहा था, जैसे उदाहरण के लिए केराटिन बना रहा था, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था, लोकल फोल्डिंग हो रही है। यहाँ पर ये दिखाई भी दे रहा होगा हमको, फोल्डिंग बार बार यहाँ पे क्या है दिखाई दे रही है उसके स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये क्या था सेकेंडरी। अब आता है रामचंद्रन प्लॉट। इस पूरी रामचंद्रन प्लॉट के बारे में मात्र एक चीज ध्यान में रखना, मात्र एक चीज, क्या, यह एक 2D ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। 2D है, 3D नहीं, ठीक है। यह एक 2D ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। काय के लिए है, यह सेकेंडरी स्ट्रक्चर को पता करने के लिए यूज किया जाता है। किसने डेवलप किया था, GN रामचंद्रन ने। बात ध्यान रखना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जानकारी के लिए यूज किया जाता है। 2D ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसने डेवलप किया था, GN रामचंद्रन ने। कब डेवलप किया था, 1963 में। बस इतना ही काम का है, इसके अलावा कुछ भी इस स्ट्रक्चर में आपके लिए काम का नहीं है, ठीक है। रामचंद्रन प्लॉट, ये एग्जैक्टली प्लॉट इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। अब आता है तीसरा टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, 3D स्ट्रक्चर बनेंगे। कैसे बनेंगे, 3 डायमेंशनल फोल्डिंग होगी। हो तो फोल्डिंग किसमें रही थी, सेकेंडरी में भी, लेकिन वहां पे कैसी थी, लोकल फोल्डिंग थी। यहाँ पे कैसी है, 3D फोल्डिंग है। कैसी फोल्डिंग है, 3D फोल्डिंग है। इट इज स्टेबलाइज्ड बाय वेरियस इंटरेक्शंस बिटवीन R group side chains of amino acids such as hydrogen bond, ionic bond, hydrophobic interactions, disulfide bridges आदि आदि आदि, है ना। The tertiary structure determines the overall shape and function of the protein. For example, myoglobin. तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रखने के तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या ध्यान रखनी है कि इन टर्सरी स्ट्रक्चर्स 3 डायमेंशनल फोल्डिंग होती है। कैसा वो स्ट्रक्चर होता है, 3 आयामी संरचना बनती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। यह विभिन्न प्रकार के साइड चेन के कारण बनती है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आइकॉनिक बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, है ना, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन आदि आदि चीजें शामिल होती हैं। फॉर एग्जांपल मायोग्लोबिन। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर क्या होता है, अंत में दिखाई देता है। यह एक 3D फोल्डिंग को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जहां पर आपको एक बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, एक हाइड्रोफोबिक रिएक्शन हो रहा है, डाइसल्फाइड लिंकेज है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है ना। तो ये इस तरीके इन कारणों से क्या होता है, ये स्ट्रक्चर बनता है। आखिरी में आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, चतुर्थक संरचना, ठीक है। द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड व्हेन 2 or more पॉलीपेप्टाइड चेन्स और सबयूनिट्स कम टुगेदर टू फंक्शन एज अ सिंगल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। हमने यहाँ पे कहा ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, हमने यहाँ पे कहा ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, हमने यहाँ पे भी कहा कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब मैं कहता हूं कि इसी प्रकार की 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ जाए। अब 2 या 2 से अधिक यदि पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ जाएंगी तो कैसी दिखाई देंगी, कुछ इस प्रकार की कि भाई एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है,
एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, एक ये है, एक ये है, इसी ढेर सारी पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ी आ रही हैं। ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन थी और इसी प्रकार की ढेर सारी पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक जुड़ने वाले ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, दो या दो से अधिक जुड़ने वाले ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो वो ध्यान में रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया आपका, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या आया कि दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ जाती हैं, तब वहां पे जो स्ट्रक्चर बनता है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा, जटिल संरचना बनेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, अच्छा ये किसमें देखने को मिलेगा, पॉलीपेप्टाइड्स में देखने को मिलेगा, जो बहुत बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, कोलेजन, जैसे क्या हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, कोलेजन हो गया, ये ध्यान में रखना है। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है। अब ये एक समराइजेशन है कि यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी है, यह टर्सरी है, और ये क्या हो जाता है हमारा, क्वाटरनरी हो जाता है। ये बातें हमने पीछे ऑलरेडी समझी हुई थी। ठीक है, यहाँ पर सेकेंडरी में ये अल्फा हेलिक्स को दर्शाता है, ये बीटा हेलिक्स को प्लीटेड सीट को दर्शाता है। ये भी उसी का क्या है, सिंपल वर्जन है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, और ये क्या हो जाता है, क्वाटरनरी हो जाता है। ठीक, ये उसका एक समराइजेशन है, ये पीछे आपको समझाया हुआ है, तो अभी उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है प्रोटीन डीनेचुरेशन। ठीक है, प्रोटीन डीनेचुरेशन क्यों करना है, विसंरचना क्यों करनी है। ठीक है, वापस से तुमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना डाला, तो इस कॉम्प्लेक्स को यदि सिंपल करना है तो क्या करना पड़ेगा, डीनेचुरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन डीनेचुरेशन करना पड़ेगा। तो प्रोटीन डीनेचुरेशन होता क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है। तो प्रोटीन डीनेचुरेशन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन of quaternary, tertiary and secondary structure of the protein by the application of external force or strong chemicals like acid or base। तो सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को प्राइमरी स्ट्रक्चर में लेकर के आने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं प्रोटीन डीनेचुरेशन। बात समझना, क्वाटरनरी, टर्सरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करके, डिस्ट्रक्ट करके प्राइमरी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, प्रोटीन डीनेचुरेशन कहलाती है। यह प्रोसेस एसिड या बेस के प्रेजेंस में करवाई जाती है। ठीक, डीनेचुरेशन ऑफ अ प्रोटीन माइट डिस्ट्रॉय सेल एक्टिविटी एज मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवेज रिक्वायर प्रोटीन इन वन फॉर्म और अनदर। अब तुमने ये करवाया, तुमने डीनेचुरेशन करवाया, लेकिन डीनेचुरेशन करवाने के कारण होगा क्या, मेरा भाई सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन बेहतर काम कर रहा था, मैंने उसका डीनेचुरेशन करवा के सेकेंडरी को प्राइमरी कन्वर्ट कर दिया, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि उसकी जो केमिकल फंक्शनल एक्टिविटी थी वो सेकेंडरी में ही आ सकती थी, प्राइमरी में नहीं आ सकती है, क्योंकि उसका पाथवे बदल गया, मेटाबॉलिक पाथवे उसका बदल गया, उसकी एक्टिविटी क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, आफ्टर डीनेचुरेशन प्रोटीन एग्जिबिट अ रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक कन्फर्मेशन चेंजेस और लॉस ऑफ सॉल्युबिलिटी। बात तो होगी ना भाई, जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था वो डाइल्यूट नहीं हो रहा था, सॉल्युबिलिटी नहीं थी उसकी, लेकिन जब वो क्या हो गया, सिंपल स्ट्रक्चर हो गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी खत्म हो गई, जटिलता खत्म हो गई, तो सीधी सी बात है डाइल्यूट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो प्रोटीन विसंरचना क्या है, क्वाटरनरी, टर्सरी और सेकेंडरी को प्राइमरी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है। ठीक है, अब क्या हो सकते हैं कारण इसके, प्रोटीन डीनेचुरेशन किन किन कारणों से हो सकता है। पहले हमने कहा एसिड बेस के प्रेजेंस में हो सकता है, इसके अलावा हीट हो गया है ना, तापमान बढ़ा दिया जाए तो बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाएगा और अपने आप क्या हो जाएगा, प्राइमरी निकल के आ जाएगा। पीएच यदि चेंज हो जाए है ना, एसिडिक हो जाए, बेसिक हो जाए। इसके अलावा क्या हो जाए, केमिकल एजेंट्स हो गए है ना, उनके कारण हो सकता है, जैसे यूरिया, डिटर्जेंट आदि आदि। मैकेनिकल स्ट्रेस हो गया है ना, प्रेशर दिया जा रहा है। इसके अलावा क्या हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है। बात समझ में आई। तो इन कारणों से डीनेचुरेशन होता है, लेकिन डीनेचुरेशन का इंपैक्ट क्या आएगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी बदल जाएगी, विस्कोसिटी बदल जाएगी। इसके अलावा डीनेचुरेशन रिवर्सिबल बट ऑफन इट इज इरिवर्सिबल, मतलब डीनेचुरेशन के प्रक्रिया यदि कर ली गई है तो उसको रिवर्स किया जा सकता है। कैसे, ऐसे मतलब ये नॉर्मल प्रोटीन था, मान लो नॉर्मल प्रोटीन है, मतलब इसको कह लेते हैं ये क्वाटरनरी प्रोटीन है, या फिर क्या है, सेकेंडरी है, या फिर क्या है, टर्सरी है। इन्हीं को तो कर सकते हो बस। तो ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। अभी मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से कहता हूं कि ये क्या है, कैसा है, क्वाटरनरी है। तो क्वाटरनरी को तुमने डीनेचुरेशन किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल में कन्वर्ट हो गया, लेकिन मुझे इस प्रोसेस को रिवर्स करना है।
क्योंकि मेरी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई, इसलिए मुझे रिवर्स करना है, तो मैं क्या करवा दूंगा, रीनेचुरेशन करवा दूंगा। उससे क्या हो जाएगी, जो एक्टिविटी थी वापस आ जाएगी, जो एक्टिविटी थी वह वापस आ जाएगी। ठीक, ये क्या था, प्रोटीन डीनेचुरेशन था। आखिरी में आता है अमाइनो एसिड्स के फंक्शंस, अमाइनो एसिड्स के फंक्शंस। ठीक है, सिंगल पॉइंट्स में आपको ध्यान में रखना है, जैसे अल्फा अमाइनो एसिड्स में ऑर्निथीन होते हैं, सेट्रुलिन होते हैं और आर्जिनोसक्सिनिक एसिड होता है। तो हिंदी वाले अभ्यर्थी ध्यान में रखेंगे, ये कंटेंट अपने पास हिंदी में नहीं है। ठीक है, इसको ऐसा का ऐसा ही बस ध्यान में रख लेना है। तो ऑर्निथीन, सेट्रुलिन और आर्जिनोसक्सिनिक एसिड जो है वह जो हमारा वो होता है यूरिया साइकिल होता है, उसमें रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा यदि बात करें थायरॉक्सिन की, है ना, और ट्राईआयोडोथायरोनिन की, या थायराइड हार्मोन से डेराइव्ड होते हैं ना, टायरोसिन से डेराइव्ड होते हैं, तो वो ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा यहाँ पर और जो काम के हो सकते हैं आपके, वो क्या है, एजासेरिन है ना, ये काम का हो सकता है आपके। एजासेरिन एंटी कैंसर ड्रग के तौर पे काम करता है, साइक्लोसेरिन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग के तौर पे काम करता है। ये 2-3 आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आज का हमारा क्लास था। इस क्लास में हमने आज यहाँ से प्रोटीन के पोर्शन को बाइंड अप किया है। नेक्स्ट क्लास से हम विटामिन पे चर्चा करेंगे, है ना, और यहाँ से प्रोटीन के बारे में यदि आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना, उस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, आज की क्लास को यहाँ पे हम बाइंड अप करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।